मामले में हम कमजोर हैं। और उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है कि हम लोग, हमारी जो ट्रेनिंग है रिसर्च में, वो बिल्कुल नहीं हो पाती है अच्छे से, और उस ट्रेनिंग की कमजोरी के कारण ही हमारी रिसर्च के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है और हम रिसर्च अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आज हम कोशिश करते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करें कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हूं ज्योग्राफी में गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू में, और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में सुपरवाइजर हूं। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने पीएचडी करवाई है और अभी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। तो उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए मैंने सोचा था कि क्योंकि 18 जुलाई तक यूनिवर्सिटी ने रिव्यू ऑफ लिटरेचर के ऊपर एक मांगा हुआ है रिपोर्ट, तो हम चाहते थे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो गैप्स हैं वो पूरी तरह से विद्यार्थी कर नहीं पाता है, तो यदि आज हम चर्चा करेंगे उससे कुछ फायदा हो पाएगा आपको, तो ये बहुत अच्छा होगा। देखो दोस्तों कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो होता है उसमें हम इस जो आज की चर्चा होगी इसमें मुख्य रूप से क्या क्या शामिल करने जा रहे हैं। एक तो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड रिसर्च, उसको डिफाइन करेंगे हम कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक्चुअली होता क्या है, उसके फायदे क्या हैं, यानी किस प्रकार से हमें ये सहयोग करता है हमारे रिसर्च में, हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे करें, हाउ डू वी रिव्यू, और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं, यानी वो बिंदु जो हमें रिसर्च में जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर करें तो हमें करने चाहिए और नहीं करने चाहिए, दोनों प्रकार के बिंदुओं पर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। साथियों, होता क्या है कि जब भी कोई विद्यार्थी अपने गाइड के पास जाता है, सबसे पहले उसका जो प्रश्न होता है वो होता है कि सर रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमें कब करना है, when we have to start the review of literature। तो गाइड क्या करता है कि वो विद्यार्थी को, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि विद्यार्थी को कहते हैं कि वे 50 से 100 आप रिव्यूज अपने टॉपिक से संबंधित पढ़ के आए। यदि विद्यार्थी इंटरेस्टेड होगा रिसर्च में तो उसका पता चल जाएगा। वो जब अपने गाइड से मिलने आता है तो कहता है सर मैं ये 7 दिन में कर लूंगा, 10 दिन लगेंगे, कर देता हूं, अभी कर दूंगा। लेकिन जब वो वापस जाता है तो महीना गुजर जाता है, 2 महीने गुजर जाते हैं, 6 महीने गुजर जाते हैं, वापस नहीं लौटता। और इतना टाइम निकल जाता है क्योंकि उसको एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि उसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में करना क्या है। तो जो एक इलिजिबल हैबिट्स होनी चाहिए रिसर्च स्कॉलर की, ताकि ये माना जाए कि वो रिसर्च के लिए फिट है, तो उसमें कुछ ऐसी हैबिट्स होनी चाहिए जो आपके सामने हैं। एक तो वो प्रोएक्टिव होना चाहिए, वो इतना एक्टिव होना चाहिए कि अपना जो काम है वो समय पे खत्म कर सके, तो वो प्रोएक्टिव हो। बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी आप जो काम करने जा रहे हैं उसको आप, ये नहीं है कि आप शुरू में क्या करना है उसी पे ध्यान दें, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि मुझे इसे खत्म कैसे करना है, और उसी के आधार पे हमें कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। तीसरी बात है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, क्योंकि रिसर्च जो है उसमें मोटी बात क्या है कि आप आम लोगों को या सोशल साइंसेस को आप अपनी बात समझाना चाह रहे हैं कि रिसर्च के द्वारा आप क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं या मैंने क्या किया है। जब आपको ये पता होगा कि मैंने क्या किया है, आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तभी आप लोगों को समझा पाएंगे कि आपका रिजल्ट क्या है, इसका आउटकम क्या है। अदरवाइज आप यदि खुद नहीं जानते कि मेरे ऑब्जेक्टिव क्या थे, मैंने उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया या नहीं किया मेरी रिसर्च में, तो आप अगले को क्या समझा पाएंगे, आप नहीं समझा सकते। तो इसलिए सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। और ये कब होगा, आप खुद कब समझेंगे, जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एंड लास्ट है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का मतलब होता है कि जो भी आपने काम किया उसको होलिस्टिक रूप में जोड़ना।
उसको एक साथ जोड़ के दिखाना कि सब ऐसा नहीं हो कि आपने जो काम किया वो अलग अलग बिखरा हुआ पड़ा है, नहीं, आप जो कर रहे हैं उसमें सिनर्जी होनी चाहिए, उसमें लॉजिक होना चाहिए, एक के बाद एक चीजें फॉलो होनी चाहिए, तब जाके हम हमारी रिसर्च को अच्छा कर पाएंगे। और ये पॉसिबल है अच्छे रिव्यू ऑफ लिटरेचर से। यदि रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको कॉन्फिडेंस देता है, ये बताता है कि आप रिसर्च कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और ये एक डायरेक्शन देता है आपकी रिसर्च के लिए, और बिना रिव्यू ऑफ लिटरेचर के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये चीजें हमें ध्यान होनी चाहिए, ये हैबिट्स हमारी होनी चाहिए, ताकि हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर के आधार पे हमारी रिसर्च को अच्छे से कर पाए। फिर देखते हैं कि पहला स्टेप क्या है। सबसे पहले हम रिसर्च में क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च, हम सबसे पहले ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च चुनते हैं कि हम किस क्षेत्र में रिसर्च करने वाले हैं। मेरी रिसर्च कृषि के क्षेत्र में होगी, जल प्रबंधन के क्षेत्र में होगी, टूरिज्म के क्षेत्र में होगी, या किधर होगी, ये हमें सबसे पहले ढूंढना होता है। और फिर हमें ये हमारे सामने ये प्रश्न होता है कि हैव यू चूजन द राइट टॉपिक, क्या आपने सही टॉपिक चुना है। ये बहुत जरूरी है साथियों कि टॉपिक आपका सही चुना हुआ हो। क्यों? टॉपिक किस आधार पे चुनेंगे आप? सबसे पहले तो उसका टाइटल क्या होगा ये देखना आपको, फिर डाटा सोर्स क्या होगा, क्योंकि बिना डाटा सोर्स के रिसर्च नहीं होती, आंकड़े नहीं होंगे तो रिसर्च नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आंकड़े मुझे प्राप्त कहां से होंगे, कैसे होंगे, आसानी से होंगे या नहीं होंगे। ये चीजें जब तक आपके जहन में नहीं आएंगी, ये चीजों के ऊपर आप जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक ये दिक्कत होगी। इसीलिए बहुत बार मैं विद्यार्थियों को कहता हूं कि बेटे ये टॉपिक लेना जिसमें आपको डाटा मिल जाए। इसलिए मैं सबसे पहले कहता हूं कि डाटा लेके आओ। पहले तो डाटा होना चाहिए आपके पास, जो काम आप जिस क्षेत्र में आप करना चाहते हैं। फिर एरिया ऑफ स्टडी, किस स्थान का लोकेशन क्या होगा आपका अध्ययन का, आपके अध्ययन का लोकेशन क्या होगा। आप कोई ऐसा स्थान ले लेते हैं जहां पे उस एस्पेक्ट का कोई लेना देना ही नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं। आप यदि ऐसी रिसर्च कर दें कि भाई मैं ये कहता हूं कि चूरू में तारानगर तहसील है, वहां टूरिज्म के ऊपर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, स्कोप नहीं है टूरिज्म का, वहां कोई ऐसी चीज नहीं है टूरिज्म के लिए जिसके लिए आप रिसर्च कर सकते हैं। इसके बजाय यदि आप कहें कि मैं शेखावाटी पे रिसर्च करना चाहता हूँ टूरिज्म में, तो फिर भी समझ में आता है कि हाँ एरिया सही है। तो एरिया ऑफ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर व्हाट आर योर माय ऑब्जेक्टिव्स, यानी आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे रिसर्च के, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो पहला जो स्टेप होगा हमारा रिसर्च का, वो ब्रॉड एरिया रिसर्च का हमें तय करना होता है, और फिर हमें देखना होता है कि हम किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं। इन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। इसके आगे आगे क्या करेंगे आप? फिर आप राइटिंग रिसर्च प्रपोजल, फिर आप रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे, लिखने बैठेंगे। रिसर्च प्रपोजल का मतलब आप कह सकते हैं सिनॉप्सिस, तो सिनॉप्सिस लिखेंगे। और सिनॉप्सिस में क्या होता है? सिनॉप्सिस में आइडियाज एंड डाटा सोर्स, ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो सिनॉप्सिस के समय आपको आवश्यकता होगी। आपका क्या आइडियाज होंगे आपके, और ये किस आधार पे आप तय कर पाएंगे? आप रिसर्च प्रपोजल नहीं लिख सकते जब तक आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत अच्छे से नहीं किया है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ योर रिसर्च। इसीलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर सबसे पहले बोला जाता है कि आप करें। यूनिवर्सिटी भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के लिए आपको कह रही है, उसके बाद सिनॉप्सिस की बात होगी, क्योंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको आइडियाज देगा। क्या आइडिया देगा कि मुझे किस दिशा में रिसर्च करनी है, किस इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च हो चुकी है या नहीं हो चुकी, ये वो बताएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आपने रिसर्च करना शुरू कर दिया, आपको पता ही नहीं कि इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है या नहीं हो चुकी, तो ये तब होगा। फिर क्या क्या इंक्लूड करता है प्रपोजल? आपका जो प्रपोजल होगा रिसर्च का, वो रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करता है सबसे पहले, कि आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है, किसके ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, क्या समस्या है, शोध समस्या। फिर हाइपोथेसिस क्या है आपकी, डाटा जो कलेक्शन है आपका वो कैसे होगा, यहाँ पे आपको बहुत सी विधियां वो सब आनी चाहिए। एनालिसिस ऑफ डाटा कैसे करेंगे आप, ये रिसर्च प्रपोजल के समय ही तय हो जाता है। बहुत से बच्चे सिनॉप्सिस लिख देते हैं, बाद में उनको ये पता नहीं होता कि मुझे काम किस डाटा पे करना है, मुझे कौन सा मेथड यूज करना है मेरी रिसर्च में।
तो वो रिसर्च प्रपोजल पे ही आपको तय करना है, तभी आपकी आसानी से रिसर्च होगी। और परिणाम क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल तो बहुत जल्दी आप लेके आ जाते हैं, सिनॉप्सिस तो जैसी तैसी है, इधर से उधर से उठा के और जमा करा दी। अब समस्या शुरू होगी, और समस्या का परिणाम क्या होता है, परिणाम ये होता है कि 3 महीने, 6 महीने, 1 साल गाइड इंतजार करता है, स्कॉलर पहुंचता ही नहीं, स्कॉलर आता ही नहीं। आए कहां से, उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या मेथड यूज करने वाला हूं, क्या मेरे को डाटा कहां से लाना है। तो जब आप रिसर्च प्रपोजल इसीलिए है कि शुरुआती जो समय है रिसर्च का, शुरू के 6 महीने यदि आपने उस पर मेहनत कर ली तो बाद में तो कोई काम नहीं, बाद में तो आपको फील्ड का काम है, तो फील्ड में जाके और एक पर्टिकुलर पैटर्न जो आपने रिसर्च प्रपोजल में तैयार किया उस पर डाटा लेके आना। तो इसलिए ये ध्यान रहे कि सबसे पहले का जो समय है उसमें हमें थोड़ा एफर्ट लगाना होगा, और वो लगाइए यदि आपको रिसर्च आसानी से करनी है। हमारे यहाँ उल्टा होता है, शुरू के अंदर जल्दबाजी करते हैं, हम फटाफट जमा करा देते हैं और बाद में हम प्रॉब्लम में घिस जाते हैं। या तो आप 6 महीने मेहनत कर लें और 3 साल आराम कर लें, या फिर आप 6 महीने आराम कर लें और 3 साल परेशान हो। दोनों में से कौन सा अच्छा है वो आपको तय करना है। अराइविंग टू कंक्लूजन, ये भी आपके रिसर्च प्रपोजल का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि हम प्रपोजल क्या कंक्लूड करने वाले हैं, है ना, ये दिमाग में आपके होना चाहिए। फिर अब हम बात करते हैं, ये सभी बातें हमने की थी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर का महत्व क्या है, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर रिसर्च। अब हम बात करते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर है क्या। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जैसा आप जानते हैं, रिव्यूइंग अ ऑलरेडी पब्लिश्ड मैटर, जो पहले से कहा गया है या पहले से छप चुका है, उसको हमें फिर से रिव्यू करना है, उसका अध्ययन करना है। लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर सर्च, लिटरेचर सर्वे, ये एक ही बात है, तीनों एक ही बात है। रिव्यू भी वही बात है, सर्च का भी मतलब वही है और सर्वे का मतलब भी वही है। रिव्यू व्हाट इज ऑलरेडी सेड या ऑलरेडी पब्लिश्ड, और रिव्यू किसके आधार पे करोगे आप, अबाउट द टॉपिक एस्पेक्ट यू वांट टू रिसर्च। आप हर चीज को रिव्यू नहीं करने लग जाएंगे, जो आपका क्षेत्र है अध्ययन का, क्षेत्र का मतलब जो टॉपिक आपने लिया है, जो एस्पेक्ट्स आपने लिए हैं उस टॉपिक के अंदर, उन्हीं से संबंधित जो लिटरेचर पहले से लिखा जा चुका है, पहले से अवेलेबल है, उसे रिव्यू करना है। हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इसमें वो ये है कि हम रिव्यू नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम रिपोर्ट करते हैं। पहले से छपा हुआ मैटर है, या तो ज्यादातर तो क्या करते हैं, गूगल में सर्च मारते हैं और पहले से कोई रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया हुआ होता है किसी का, उसको कॉपी और पेस्ट करते हैं। ये गलत है। ये आप जानते हैं कि आजकल तो जांच होती है पीएचडी की, प्लेगरिज्म आप सब जानते हैं कि साहित्य की चोरी एक बड़ा प्रॉब्लम आ गई है रिसर्च में। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब होता है रिव्यू करना, ना कि रिपोर्टिंग करना। हम रिपोर्टिंग करते हैं, 1990 में इसने ये लिखा, 1992 में इसने लिखा, 95 में, 98 में, 99, क्रोनोलॉजी के आधार पे ईयर वाइज हम एक पैराग्राफ टू पैराग्राफ चलते रहते हैं। रिव्यू ऐसे नहीं होता। रिव्यू का मतलब होता है सबसे पहले तो आपके टॉपिक जो है, जैसे मेरा टॉपिक है, मान लो कि प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज्म इन ताल छापर सेंचुरी, ये मेरा टॉपिक है, इस पे मेरा एक रिसर्च चल भी रहा है एक विद्यार्थी का। तो यहाँ देखिए, हमें इसको 3 भागों में बांटना है। अपने टॉपिक को आप भी ऐसा करें, जो आपका टॉपिक है उसे 3 भागों में तोड़ लें। सबसे पहले कि आपके रिसर्च का डोमेन क्या है। डोमेन का मतलब कि किस क्षेत्र में आप रिसर्च कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे टूरिज्म डोमेन है। फिर एस्पेक्ट, किस एस्पेक्ट पे आप रिसर्च कर रहे हैं, टूरिज्म के किस एस्पेक्ट पे आप रिसर्च कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, कि भाई वहां पे टूरिज्म जो है उसकी क्या समस्याएं हैं और उसके लिए क्या आगे हो सकता है। तो ये मेरे एस्पेक्ट हो गए। और तीसरा हो गया मेरा एरिया ऑफ रिसर्च, दैट इज ताल छापर। तो मैंने मेरे टॉपिक को 3 भागों में डिवाइड कर लिया। अब सबसे पहले मुझे ये देखना है
कि प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट ये क्या कहना चाहता है और किसके बारे में, टूरिज्म के बारे में। तो सबसे पहले मुझे उन लिटरेचर को देखना है, ढूंढना है जो टूरिज्म की प्रॉब्लम्स के ऊपर और टूरिज्म के प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तब जाके मैं अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में सही दिशा में जाऊं। और फिर लास्ट में मुझे उस एरिया से संबंधित यदि कोई रिसर्च हुई है तो उसको सर्च करना है। और फिर रिव्यू में क्या करना है, मुझे रिव्यू का मतलब रिपोर्टिंग नहीं कर देनी कि 1990 में इसने इसके बारे में, टूरिज्म की प्रॉब्लम्स के बारे में इसने ऐसे कहा था। वो तो ठीक है, आप उसको लिखेंगे, लेकिन साथ में आपको ये भी रिव्यू करना है कि आपके लिए उसका क्या महत्व है, आपके जो टॉपिक है उसमें उसका क्या महत्व है, उस रिव्यू, उस अध्ययन का, जो अध्ययन आपने रिव्यू कर रहे हैं। तब जाके सिनर्जी बैठती है, तब जाके समझ में आता है कि हाँ, इस रिव्यू ऑफ मैंने क्यों रिव्यू किया, मैंने इसलिए रिव्यू किया क्योंकि यहाँ पे मेथड है जो इन्होंने यूज लिया वो मैं मेरी रिसर्च में यूज करने वाला। यहाँ पे जो इन्होंने जो एरिया है, ये जो एरिया है वो मेरे एरिया से मिलता जुलता है। मेरी सेंचुरी है, इन्होंने भी सेंचुरी पे काम किया है, नेचुरल टूरिज्म एरिया है, नेचुरल साइट है, तो इन्होंने भी नेचुरल साइट पे काम किया है, इसलिए मेरे लिए ये रिसर्च, ये जो लिटरेचर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो सिनर्जी बैठानी है रिव्यू में, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिपोर्टिंग पे ध्यान मत दीजिए, आजकल क्या रिपोर्टिंग ज्यादा होती है, वो कैसे करेंगे हम, वो हम बात करेंगे। इसका सहयोग कैसे मिलता है हमारे को रिसर्च में रिव्यू ऑफ लिटरेचर का। इट डिफाइंस एंड लिमिट द रिसर्च, ये हमारे शोध जो है उसको परिभाषित करता है कि हमें क्या करना है, और उसको लिमिट भी करता है, सीमित करता है। हम ये तो है नहीं कि इतना फैला दें काम को कि सालों लग जाए, रिसर्च हो ही नहीं पाए। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर यदि हमने पढ़ा है ढंग से तो हम उसको सीमित रख पाएंगे। टू प्लेस योर वर्क इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ऐतिहासिक जो प्रिपेक्स है उसमें हमारे काम को वो रखता है, हमारे रिसर्च को रखता है कि पहले ये काम हुए हैं और इसलिए अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं या इसमें क्या चेंज करके हम नई रिसर्च करने वाले हैं। टू अवॉइड अननेसेसरी डुप्लीकेशन, यानी आपसे संबंधित को काम पहले तो नहीं हो गया, आपने शुरू कर दिया हो और पहले हो चुका हो तो कोई मतलब नहीं है, तो डुप्लीकेशन खत्म करता है यदि आपने रिव्यू कर लिया है पहले। टू आइडेंटिफाई द फोकस ऑफ रिसर्च, आप किसी की रिसर्च, किसी पहले किया हुआ जो लिटरेचर है उसमें भी उसने रिसर्च किया है, तो उसको यदि पढ़ेंगे 4-5 को 10-12 को, तो आप भी अपनी रिसर्च पे फोकस कर पाएंगे कि मेरे ऑब्जेक्टिव ये होने चाहिए। आप उसे तय कर पाएंगे ना कि मेरे ऑब्जेक्टिव में ये ले सकता हूं, ये नहीं ले सकता हूं। तो फोकस ऑफ द रिसर्च है वो भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर से तय होता है। फिर टू इवेलुएट प्रोमिसिंग रिसर्च मेथड्स, आपने रिसर्च टॉपिक ले लिया, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को कौन सी विधि काम में लेनी है, मुझे क्वेश्चनरी बनाना है या इंटरव्यू शेड्यूल डालना है या मुझे कोई किस प्रकार का सर्वे करना है या मुझे रैंडम सैंपलिंग करनी है, रैंडम स्ट्रेटिफाइड करनी है। तो ये यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये तब समझ में आएगा जब आपने इस तरह की कुछ स्टडीज को रिव्यू कर लिया है। तो इट बिकम्स वेरी इजी, आपके लिए कितना आसान हो जाएगा कि पहले का अध्ययन आपने पढ़ा और उस अध्ययन को पढ़ने के कारण आपको पता चल गया कि यार यहाँ ये मेथड काम में लिया, जो मेथड मेरे यहाँ भी काम में आ सकता है, पूरा नहीं तो इसका ये पोर्शन काम में आ सकता है। और हम क्या करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, कभी भी हम उस लिटरेचर को नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में कुछ नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट से हमें पता नहीं चलेगा मेथड क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत है, इसका हमें निवारण करके ही आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, शुरू में मेहनत लगेगी आपको, 3 महीने 2 महीने आप काम करेंगे, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बाद का जो आप देखेंगे कि आपने क्या कमाल कर दिया है। यू हैव डन, यू हैव स्ट्रीमलाइन्ड योर रिसर्च, आपने उसको लाइन पे ला दिया। और नहीं तो 3 साल तनाव, गाइड फोन कर रहा है, स्टूडेंट बसता फिर रहा है, स्टूडेंट गाइड के पास नहीं जा पा रहा, तो इस तरह की चीजों से आप आसानी से बच पाएंगे, स्मूथली आप अपना काम कर पाएंगे। और इसका एक फायदा और है
आज हमारे स्टूडेंट्स के पास, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके पास जो बड़ी समस्या वो ये है कि टाइम। जब भी हम उनसे बात करते हैं तो कोई ना कोई काम रहता है, और मुख्य रूप से क्या काम है, ये एज ऐसी है जिसमें विद्यार्थी अपने जॉब के लिए भागता है, उसे एम्प्लॉयमेंट चाहिए। ये हम भी समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है, और इसलिए यदि आप शुरू में थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो आप उसके साथ भी कोप अप कर पाएंगे। आप आसानी से बहुत कम टाइम देके भी अपनी रिसर्च को पूरा कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आप पजल्ड हो जाएंगे। और बहुत बार तो ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट रिसर्च को बीच में छोड़ता है। साथियों, आज जो स्थिति है रिसर्च को लेके वो ऐसी है, आप जानते हैं कि किस तरह से एग्जाम देके पास हुआ जाता है। एमपीसीटी बहुत बड़ा एग्जाम हो गया आजकल, कितनी सीटें होती हैं, फिर कोर्स वर्क 6 महीने देना बड़ी बात है। तो ये सब चीजें आपने कर ली, फिर आप रजिस्टर्ड हुए और रिसर्च बीच में छोड़ दें, आपको दोबारा मौका नहीं मिलता। इसलिए थोड़ा सा मेहनत और आसानी से आपका काम आगे खत्म होता है, इसको ध्यान रखें। फिर टू रिलेट योर फाइंडिंग्स टू प्रीवियस नॉलेज, यानी आपने जो निकाला या आपका जो निष्कर्ष है वो पहले के ज्ञान से किस प्रकार से अलग है, डिफरेंट है, ये रिलेशन आप तय कर सकते हैं, और आगे के शोध के लिए भी सजेशंस दे सकते हैं। सजेशंस हम आगे और देते हैं ना लास्ट में। आप आजकल हम लिमिट ऑफ द रिसर्च भी लिखते हैं कि मेरी रिसर्च में क्या लिमिट होनी चाहिए, तो वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब ये सारी चीजें आप कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए साथियों। अब देखिए, हाउ रिव्यू ऑफ लिटरेचर फोकस रिसर्च एंड ऐड वैल्यू टू इट, यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर किस प्रकार से आपके रिसर्च के अंदर वैल्यू ऐड करता है, जोड़ता है, आपकी रिसर्च को अच्छा कैसे बनाता है। तो रिसर्च के जो मुख्य भाग होते हैं उसमें आप देखिए, जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर से अच्छे हो सकते हैं वो है, एक तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, यानी शुरू में आप जो अपने टॉपिक को लेके जो लिखते हैं, जिसे हम परिचय कहते हैं, इंट्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें आप डिफाइन करते हैं अपने टॉपिक कि आप क्या करने जा रहे हैं, उसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर यदि आपने किया है तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आप बहुत अच्छे से लिख पाते हैं। और यहाँ पे हम एक बात और करेंगे थोड़ी देर में, साइटेशन की। ये भी हम मिस करते हैं, हमें पता नहीं है कि साइटेशन क्या है, बहुत कम लोगों को पता है किस तरह उसका उपयोग होता है। ये बहुत जरूरी हो गया आजकल हमारे यहाँ पे इसके ऊपर बहुत बात होने लगी है। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, उसको आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे यदि आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर उस टॉपिक पे किया है। तो आपने देखा होगा कि जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, बहुत सी थीसिस आपने पढ़ी होंगी या कुछ पढ़ेंगे आप, तो उसमें देखेंगे कि पैराग्राफ लिखा हुआ है और फिर बीच में एक ऑथर का नाम लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है, वर्ष लिखा हुआ है। तो वो क्या है, वो रिव्यू किया हुआ है, एक तरह से आपने उसको पढ़ा है। उसका मतलब ये होता है, बात अलग है कि हम पढ़े भी नहीं लिख देते हैं, लेकिन उसका मतलब है कि सो एंड सो व्यक्ति है, उसने इस साल में ये लिटरेचर लिखा और उसमें ये बातें कही जो आप उस पैराग्राफ में डाल रहे हैं। तो ये साइट किया आपने उसके काम को, उसके काम को साइट किया है, यानी यहाँ पे उसके काम को रिप्रोड्यूस किया है आपने। वो रिप्रोडक्शन के कई तरीके होते हैं, साइटेशन के कई तरीके होते हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्टिव्स, आपने जो ऑब्जेक्टिव अपनी रिसर्च के रिसर्च प्रपोजल में लिए हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ने के बाद आप उनको और अच्छा कर सकते हैं, उनको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऑब्जेक्टिव कुछ भी लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास फिक्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, टू आइडेंटिफाई दिस, टू कैलकुलेट दिस, टू डू दिस। तो वो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन, यानी एग्जैक्ट क्या हम प्राप्त करना चाहते हैं हमारी रिसर्च से, उस रूप में हम स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे यदि रिव्यू ऑफ लिटरेचर अच्छे से हमने किया है। तो डाटा सोर्स, डाटा सोर्स कहां से प्राप्त करें, या आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत से जो लिटरेचर है उनमें डाटा कहां से लिया है, व्यक्ति ने सोर्स दिया होता ना, तो वो डाटा आपको पता चलेगा कि उन्होंने कहां से लिया, तो मैं भी वहां से ले सकता हूं। तो डाटा सोर्स का पता चलता है, आपको पता चलेगा कि आपके रिसर्च में जो आपको आंकड़े चाहिए वो मुझे कहां से एकत्रित करने हैं। कितना आसान काम होता है। तो ये थोड़ी सी मेहनत है। मेथोडोलॉजी, क्या अध्ययन आप कर, क्या शोध विधि आप यूज करेंगे,
कौन सी शोध विधि आप काम में लेंगे अपने रिसर्च में, ये भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि उन्होंने ऐसी विधि काम में ली जो मेरे शोध में भी काम आ सकती है, तो मैं भी ये लिख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। नहीं तो क्या होता है, आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते नहीं है, हमारे यहाँ पे परिपाटी है नहीं रिव्यू ऑफ लिटरेचर अच्छे से करना, तो हम क्या करते हैं, कुछ विधियां हैं जो फिक्स हैं, एक पैटर्न है हमारे रिसर्च में, और पैटर्न क्या है कि हम क्या करते हैं, रैंडम सैंपलिंग कर लेंगे, लिख देंगे हम उसके अंदर कि मैं रैंडम सैंपलिंग करूंगा। रैंडम सैंपलिंग भी कई तरह की, किस प्रकार से रैंडम सैंपलिंग होगी, आप कितने लोगों को आप उसमें शामिल करेंगे, क्योंकि सैंपलिंग का भी अलग अलग पॉपुलेशन के ऊपर होती है। किसी सैंपलिंग में आप बहुत ज्यादा लोगों को ले सकते हो, किसी में स्ट्रेटिफाइड में आपको चुनना पड़ता है कि इसी को ले सकते हो आप। तो इसलिए यदि आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है, पहले के लिटरेचर को पढ़ा है, तो मेथोडोलॉजी भी आप सही तरीके से चूज कर पाएंगे। नहीं तो वही हमारा एक पैटर्न है कि मैंने इस रिसर्च में ग्राफ्स बनाए हैं, डायग्राम्स बनाए हैं टू रिप्रेजेंट माय डाटा, ये एक लाइन फिक्स है। नहीं, रिसर्च ये नहीं होता कि 4 लाइन लिख दी मेथोडोलॉजी पूरी हो गई। नो, आपको प्रॉपर देना पड़ेगा कि आपने रैंडम सैंपलिंग यूज की, क्यों यूज की, आपकी पॉपुलेशन की साइज क्या है, आपकी पॉपुलेशन की साइज, आपको मान लो सिर्फ महिलाओं पे करना है तो आप रैंडम नहीं कर सकते, उसमें फिर आपको स्ट्रेटिफिकेशन करना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा अलग। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके लिए आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना बहुत आवश्यक है। ये देखिए लास्ट है साइटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी मैं ये मानता हूं कि रिसर्च में यदि आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर को समझ लिया और साइटेशन करना समझ गए, तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि साइटेशन का मतलब है साइटेशन इन टेक्स्ट, जो आप लिख रहे हैं पैराग्राफ। नॉर्मली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में साइटेशन ज्यादा आती है, तो साइटेशन इन टेक्स्ट जो आपने लिखा, उसमें आपने किसी के काम को साइट किया, रिप्रोड्यूस किया, तो उसको हम कहते हैं साइटेशन। और साइटेशन 3 तरीके से हम कर सकते हैं, हालांकि साइटेशन की अलग अलग स्टाइल है। हमारे यहाँ पे सोशल साइंस के अंदर एक तो MLA साइटेशन की स्टाइल है, वो काम में आती है, एक शिकागो स्कूल की होती है। आप सर्च करेंगे यदि नेट पे तो साइटेशन के आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों कौन कौन सी। साइटेशन पे, क्योंकि आज रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे बात मुझे करनी थी, साइटेशन पे फिर कभी करेंगे, विस्तार से करनी पड़ेगी उसके ऊपर, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि साइटेशन 3 तरीके से होता है। यदि आप किसी के काम को ऐसा का ऐसा उठाते हैं, यानी जो उसने वहां लिखा हुआ है अपनी किताब में, वैसा का वैसा आप अपने यहाँ रिसर्च में लिखेंगे, तो इन्वर्टेड कोमा में लिखना होगा, उसे हम कहते हैं कोटेशन। वो है कोटेशन, कोट किया आपने ऐसा कैसा, और फिर कोटेशन देके आप उनका नाम ब्रैकेट में देते हैं और ईयर लिखते हैं, और फिर रेफरेंस में आपको वो साइट करना पड़ता है उस व्यक्ति का लिटरेचर। एक तो ये तरीका। दूसरा जो सबसे ज्यादा काम में लेना होता है वो होता है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब है कि जो लिटरेचर में राइटर ने लिखा उसका मीनिंग बदले बिना, मतलब उसका मीनिंग वही रहेगा जो वो कहना चाहता है, मीनिंग बदले बिना आप अपने शब्दों में उसकी बात को जब कहते हैं तो उसे कहते हैं पैराफ्रेजिंग। उसमें इन्वर्टेड कोमा की बजाय पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं, पैराफ्रेजिंग। और तीसरा होता है समरी। समरी का मतलब है कि किसी की बात को आप एक सामान्य भाषा में लिख दें, समरी। और वो छोटा हो सकता है, जो अगले ने लिखा उससे छोटा हो सकता है। अगले ने 100 शब्दों में लिखा, आपने उसे 20 शब्दों में लिख दिया, 30 शब्दों में, 40 शब्दों में। तो ये 3 तरीके होते हैं साइट करने के। एक तो कोटेशन होता है, नॉर्मली कोटेशन कम काम में लेना चाहिए रिसर्च में, हमें पैराफ्रेजिंग ज्यादा करनी चाहिए कि खुद के शब्दों में, खुद के वर्ड्स में आप अगले के काम को बताओ और प्रॉपर तरीके से अगले को उसका साइट कर दो, ब्रैकेट में उसका नाम और आगे ईयर लिख दो, और फिर लास्ट के अंदर रेफरेंस के अंदर आप उनकी जो बुक है या जर्नल में कोई आर्टिकल है उसका रेफरेंस दे देते हैं। ये तरीका है किसी के काम को साइट करने का। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति को आपने साइट किया
वो रेफरेंस में होना जरूरी है। रेफरेंसेस यदि पढ़ लें हम पीएचडी के तो आपको पता चलेगा, या कोई रिसर्च आर्टिकल के, तो आधे रेफरेंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ कहीं से कॉपी पेस्ट होते हैं, उसका आपके उस चैप्टर से या आपके रिसर्च से कोई लेना देना ही नहीं। यदि आपने रेफरेंस में दिया है तो साइट होना चाहिए, और यदि आपने साइट किया है तो रेफरेंस में होना चाहिए। हमारे यहाँ पे ये भी बात होती है कि रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी, दो नाम आपने सुने होंगे साथियों। रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में मोटा जो फर्क है, रेफरेंस का मतलब आपने किसी के लिटरेचर से डायरेक्टली कुछ ना कुछ लिया है अपनी रिसर्च में, वो रेफरेंस है। और बिब्लियोग्राफी आपके रिसर्च के टॉपिक से संबंधित जनरल लिटरेचर होता है। जो साहित्य आपके टॉपिक से संबंधित हो उसको बिब्लियोग्राफी में लेते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपने वहां से डायरेक्टली कोई चीज उठाई है, उनके विचार आपने लिए या नहीं लिए, तो वो बिब्लियोग्राफी में आ जाता है। ये एक जनरल डिफरेंस होता है। तो ये 5 ऐसी जो रिसर्च में चीजें हैं वो तभी पॉसिबल हैं अच्छे से जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर अच्छे से कर पाते हैं। इसके आगे वेयर टू स्टार्ट, कैसे शुरू कैसे करें, शुरू कैसे करें। आप देखिए, सर्च फॉर मेजर डाटाबेस एंड सोर्सेज। सबसे पहले तो आप अपने गाइड जो सुपरवाइजर हैं उनसे डिस्कस करें, उनसे चर्चा करें और पूछें कि मुझे ये रिसर्च स्टार्ट करनी है तो मुझे कहां से क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहां से करूं मैं, कहां जाऊं, किस लाइब्रेरी में जाऊं, या कोई गूगल के ऊपर क्या सर्च करूं मैं कि मेरे को रिव्यू ऑफ लिटरेचर मिल जाए मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड। मोटी प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हिंदी में आप ये काम कर रहे हैं। इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि मटेरियल इतना ज्यादा है कि उसको कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे सर्च करना है रोजाना। इसलिए थोड़ा सा हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा सा ये समझेगा कि उनको, क्योंकि साइटेशन वो इंग्लिश से भी लेते हैं, तो थोड़ा सा वो पढ़ना आपको पड़ेगा गूगल के ऊपर जाके। तो कहां से आप वो सोर्सेस कौन कौन से हैं ये आप अपने सुपरवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं। कुछ मैं बताऊंगा कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहां से आप शुरू कर सकते हैं। फोकस ऑन द सेंट्रल रिसर्च क्वेश्चंस, ब्रिंग आउट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आप देखते हैं कभी कभी रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं तो कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब आपके रिसर्च का मूल बिंदु क्या है, वो शब्द जो आपके रिसर्च में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनको जब आप फ्रंट में लेके आ जाते हैं। ये सब कब होगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि टाइटल को 3 भागों में आप बांट लें। जैसे कोई ऐसा टॉपिक है भाई कि हम ये रिसर्च करना चाहते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इन हायर एजुकेशन, ये हम यदि रिसर्च करना चाहते हैं तो इसमें देखिए डोमेन क्या है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, लेकिन एस्पेक्ट क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। तो सबसे पहले तो हमें जो मेन वर्ड है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, की वर्ड है उसका, तो उसके ऊपर हमें रिव्यू देखना है कि भाई इकोनॉमिक इनइक्वलिटी से क्या मतलब है। फिर उसे जोड़ना है हायर एजुकेशन से, फिर जिस स्थान का आप करना चाहते हैं वो उसके बारे में देखना है। तो इस प्रकार से आप टॉपिक को देख के अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ जर्नल्स इन योर एरिया ऑफ रिसर्च। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपको रिव्यू करने से पहले वो लिस्ट बनानी है जहां पे आपके रिसर्च से संबंधित मटेरियल मिल जाए। जर्नल्स हो जिनमें आपके रिसर्च से संबंधित पेपर्स हो या बुक्स हो। लाइब्रेरी में ज्यादातर बुक्स मिलते हैं, ऑनलाइन कम मिलती हैं, लेकिन जर्नल में पेपर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत पेपर्स आप देखेंगे। और कुछ ऐसी साइट्स हैं जिनके बारे में मैंने यहाँ लिखा भी है, जैसे साइंस डायरेक्ट, स्कोपस, जेस्टर और शोधगंग। देखो साथियों, ये 3 ऊपर वाली जो हैं इनमें आपको ओपन सोर्स यानी ऐसे जर्नल्स मिल जाएंगे या ऐसे पेपर्स मिल जाएंगे जो सबके लिए उपलब्ध होते हैं, ओपन है, आप उनको पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनका रिव्यू कर सकते हैं। साइंस डायरेक्ट है, स्कोपस है, जेस्टर है। ये जो है लास्ट वाला शोधगंगा, ये यूजीसी के द्वारा शुरू किया गया एक एफर्ट है जिसमें पूरे भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों की जो शोध ग्रंथ हैं वो एक जगह पे मिल जाएंगे आपको।
आप यदि वहां जाकर सर्च करेंगे, आपको बहुत से आपके टॉपिक से संबंधित रिसर्च वहां पे ऑलरेडी है, बड़े बड़े आपके थीसिस वहां पे पूरी की पूरी थीसिस उपलब्ध है, तो उनको भी आप रेफर कर सकते हैं। वो सबसे बड़ा रिपोजिटरी है, कंटेंट है, जो आपको सबसे ज्यादा सहयोग प्रदान करेगा। ये हिंदी में भी मिल जाएंगे और इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ हम इसके बारे में देखता हूं, मैं कोशिश करता हूं आपको ये सब दिखाने की। देखिए, ये देखिए स्कोपस, मैंने स्कोपस लिखा है और ये आगे स्कोपस, आप देख पा रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। क्यों सर नेमिचंद जी, देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल सर, देख पा रहे हैं। जी, देखिए ये यहां से सर्च कर सकते हैं आप, ऑथर सर्च और सोर्सेज देख सकते हैं, इसको कंटेंट कवरेज सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए सोर्सेज, कौन कौन से सोर्सेज, ये देखिए कितने सारे सोर्सेज, ये देखिए कौन सा सर एक मैं थोड़े बीच में रोकना चाहूंगा सर। स्कोपस क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या सर? बिल्कुल, बहुत से ऐसे जर्नल हैं जो इनमें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ओपन सोर्स, जहां पे ओपन सोर्स लिखा हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। और इससे और भी अच्छा तरीका है कि आप गूगल में आपके टॉपिक को डाल दें, तो बहुत से जर्नल्स और बहुत से पेपर तो वैसे आ जाएंगे। जी सर। अपन कोशिश करते हैं, जैसे टाइटल क्या है अपना, किससे संबंधित है, टाइटल के ये टाइटल डाला आपने, जैसे टूरिज्म के ऊपर मान लो अपने बात करना चाहते हैं, तो फाइंड सोर्स, इस तरह से हम ढूंढ सकते हैं। लिस्ट आ जाएगी, बहुत सी जर्नल्स की आ जाएगी, पेपर्स आ जाएंगे। ये देखिए टूरिज्म मैनेजमेंट का जर्नल है कोई, ये पूरा दिया हुआ है, कितना साइट स्कोर है इसका, है ना। तो इसके ऊपर जाएंगे तो ये जर्नल भी खुल जाएगा। इनमें यदि ओपन सोर्सेज कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अपन को मिल जाएंगे। ये सारी चीजें इस तरह से हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम और देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया साइंस डायरेक्ट, ये देखिए साइंस डायरेक्ट, ये आ गया। अब यहाँ पे आप कीवर्ड डालें, चाहे ऑथर का नाम डालें यदि आपको पता है, या जर्नल और बुक टाइटल डालें, या वॉल्यूम डालें, इश्यू डालें, पेज नंबर, जो भी आप सर्च करना चाहें वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और उससे संबंधित ये जैसे पॉपुलर आर्टिकल्स हैं, मान लो यही आपका उससे संबंधित है, ये देखिए नैनो पार्टिकल्स पे है, तो इसको आप वैसे खोल के देख सकते हैं। ये देखिए, ये आप यहाँ देख सकते हैं। और एक चीज और मैं साथियों में बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जब हम रेफरेंस में साइट करते हैं किसी के वर्क को, तो आप देखिए आजकल एक बहुत अच्छी सुविधा आ गई। सुविधा क्या आ गई, आपको रेफरेंस कैसे लेना है, मान लो आपने नैनो पार्टिकल्स पे कोई ऐसी रिव्यू किया आपने, और रिव्यू करके इसको पढ़ा आपने, इसके आर्टिकल को पढ़ा आपने, ठीक है, ये पूरा आर्टिकल दिया हुआ इन्होंने, इंट्रोडक्शन वगैरह, ये देखिए ये पूरा दिया हुआ है, आपने इसको पढ़ लिया, आपको लगा कि यार इसमें कोई काम की चीज है, आपने कोई चीज, जैसे ये है नैनो टेक्नोलॉजी इज नॉन फील्ड ऑफ रिसर्च सिंस लास्ट सेंचुरी, since nanotechnology was presented by Nobel laureate। आप ये देखिए, ये फैनमैन, ये साइट किया इन्होंने इसको भी, कि ये बात किसने कही, ये फैनमैन ने 1960 में कही थी। इस प्रकार से हम साइट करते हैं। और यदि हमें इस पेपर को साइट करना है, यहां से कोई चीज आपको उठा के अपने रिसर्च में डालनी है, तो फिर साइट करेंगे आप। इसको साइट कैसे करेंगे, ये देखिए, ये दिया हुआ है, जर्नल का नाम, वॉल्यूम दिया हुआ है, कब का है, 2019 में छपा है। यहां देखिए आजकल एक साइट लिखा हुआ मिलेगा, इसको जैसे ही दबाएंगे, ये नीचे है कि एक्सपोर्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट में एक्सपोर्ट हो जाएगी साइटेशन। ये मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड हो गया, ठीक है। और इसको जब मैं ओपन करूंगा, ये डाउनलोड हो रहा है, इसको जैसे ही मैं ओपन करूंगा, इसमें वो टेक्स्ट आ जाएगा जो आपको रेफरेंस में डालना है, कॉपी पेस्ट करना है फिर आपको उसको। ये देखिए, ये खुलेगा भी, ये देखिए, ये ऐसा कैसा आपको यहां से उठाना है, और ऐसा कैसा इसको ऐसा कैसा कॉपी करें यहां से, और अपने रेफरेंस की लिस्ट के अंदर इसको ऐसा कैसा पेस्ट कर दें। और एक और सुविधा आजकल हो गई कि ये देखिए, ये HTTP DOI ORG ये नंबर दिए हुए हैं, ये भी आपको उसमें लास्ट में लिखना चाहिए।
अब आपको बताता हूँ इसका फायदा क्या है। एक सेकंड, थोड़ा टाइम हो रहा है लेकिन फिर भी अपन कोशिश करें कि जो बात करें वो पूरी हो जाए हमारी। ये मैंने एक फाइल, वर्ड की फाइल, किस प्रकार से हम इसको रेफरेंस में डालते हैं, फिर क्या फायदा इसका, वो हम यहाँ देखना चाह रहे हैं। थोड़ा सा, क्योंकि वर्ड की फाइल खोल रहा हूँ तो 1-2 सेकंड लगेंगे इसमें खुलने में। तो इस प्रकार से हम इसको साइड करेंगे। जैसे मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ तक कॉपी कर लिया मैंने, कॉपी कर लिया। मेरी जैसे फाइल खुलेगी वर्ड की, मैं इसको उसमें पेस्ट कर दूँ। इसको मैंने बंद कर दिया। फाइल खुली नहीं है, क्योंकि हम इसमें जूम में शायद काम कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है इस कारण नहीं खुल रही। चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ ये पेस्ट होगा क्या। ये पेस्ट हो गया, ठीक है। अब ये पेस्ट हो गया। अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, मोटी बात जो है वो ये है कि इसको हम जब आगे ले जाते हैं, ये अपनी रेफरेंस है। ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका लास्ट वाला, ये वाला, ये लिंक है इस आर्टिकल का। आप रेफरेंस में इसको डालेंगे तो रेफरेंस आपकी जो वर्ड की फाइल है या पीडीएफ है, इसको क्लिक जब आप करेंगे तो आपका वो आर्टिकल खुल जाएगा जिसको आपने साइट किया है, या जिस आर्टिकल से आपने कुछ अपने रिसर्च में लिया है। तो इजी हो गया ये चेक करना कि भाई आपने काम सही किया है या नहीं। प्लेगरिज्म से ऐसे बच सकते हैं, ये एक तरीका है इससे बचने का। ठीक है साथियों, तो ये हमने स्क्रीन शेयर किया था। अब इसमें हम वापस से मैंने इसको बंद कर देता हूँ, पहले से खुला हुआ है। जेस्टर, जैसे मैं बता रहा था आपको, जेस्टर है, इसमें थे हम। अब जो मैं एक जो है शोध गंगा की बात हम यदि करें, जेस्टर को भी देख लेते हैं, वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ये देखिए जेस्टर, ये जेस्टर होम है, इसमें भी आप जाएंगे तो भी यहाँ पे बहुत से जर्नल्स और आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। आप आसानी से उनका उपयोग कर सकते हैं, साइट कर सकते हैं, वहां से रिव्यू कर सकते हैं उनको आसानी से। ये जेस्टर है, सर्च जर्नल प्राइमरी सोर्सेज एंड बुक्स ऑन जेस्टर। यहाँ आप सर्च डालें आपके टॉपिक से संबंधित, वो सारी लिस्ट आ जाएगी जो इस पे अवेलेबल है। ये जेस्टर है। अब मैं आपको जो सबसे इजी है, सबसे ज्यादा काम आने वाला है, वो है शोध गंगा। शोध गंगा, ये देखिए शोध गंगा, ये है रिजर्वोयर ऑफ थीसिस। ये यहाँ पे सर्च करेंगे आप, टाइटल, कीवर्ड, जैसा भी आप चाहेंगे वो सर्च हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए, ये जो भी टाइटल डालेंगे आप, जैसा भी आप सर्च करना चाहते हैं, यहाँ फ्यू लेटर्स, जैसे मान लो टूरिज्म से संबंधित मैं डालना चाहता हूँ, देन गो। ये देखिए, ये आ गया, टूरिज्म इंडस्ट्री इन राजस्थान एंड इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन। ये 2019 का वर्क है किसी का। ये 2019 टूरिज्म लेजर एंड रिक्रिएशन इन कॉलोनियल बंगाल, आंध्र प्रदेश में टूरिज्म एंड कल्चरल आइडेंटिटी। मान लो आप ये चाहते हैं कि मैं प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज्म की बात करूं, तो आप उसी को सर्च करें और उससे संबंधित जो भी रिसर्च हुई है, जो भी थीसिस आज तक जमा हुए हैं, वो सारे हो जाएंगे इसमें। प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म पर हम चाह रहे हैं। प्रोसीजरल मिसयूज, इससे संबंधित बहुत सी चीजें, प्रोसीजर पैटर्न, ये अर्बनाइजेशन पे भी आ रहा है कुछ।
इसमें टाइटल जैसे ये देखा है, अवेलेबल डाटा, अपलोड डेट वगैरह दे रखा है, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये पेज नंबर वगैरह, ये कोई जरूरत नहीं है। आप तो सर्च में डाल दें, सर्च में आप डालेंगे तो आप वो आ जाएगा। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे कुछ देखना चाहते हैं, ये देखिए, इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इकोनॉमिक वर्ड उसने यहां से लिया है। आप इसको एजुकेशन से, यदि आपका रिसर्च एजुकेशन है तो उसको पूरा लिख देंगे तो एजुकेशन से जुड़े हुए आएंगे। आप देखिए कितने रिजल्ट, 91,757 थीसिस हैं। तो आप जब सर्च करें तो उस सर्च को नैरो कर दें। नैरो का मतलब आप उसके अंदर अपना पूरा टॉपिक डाल दें, आप उसमें सारे कीवर्ड्स डाल दें आपके रिसर्च से संबंधित, एरिया भी डाल सकते हैं, एरिया नहीं तो उस स्टेट का नाम डाल दे ताकि उसी से संबंधित आएंगी। तो जो सर्च है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, उससे आप आसानी से आपसे संबंधित हैं उनको आसानी से ले पाएंगे। ये 4-5 ऐसी जगह हैं जहां से आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख सकते हैं। और शोध गंगा है शोध गंगा है, वो तो अपना आप में बहुत बड़ा रिजर्वोयर है, रिपोजिटरी है पूरी की पूरी। आप इस पूरी थीसिस मिलेगी आपको यहाँ पे, उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी होगा। तो आप क्रॉस रेफरेंसिंग भी कर सकते हैं, वहां जो रेफरेंस है उसको क्रॉस चेक करके और अपने यहाँ पे उसका यूज आप कर सकते हैं, वो क्रॉस रेफरेंसिंग होता है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको देखना चाहिए। ठीक है, अब इसको मैंने स्टॉप कर दिया और आगे हम वापस से हमारे मूल जो टॉपिक है हमारा उस पे जाते हैं। तो इसको बंद नहीं किया मैंने, जूम के अंदर जब तक विंडो खुला है तो वो ही खुलेगा, फिर पहले इनको बंद करना पड़ेगा और फिर जाके, हाँ जी, अब हम शेयर करता हूं मैं वापस से मेरा पीपीटी। हम ये बात यहां कर रहे थे। ठीक है, अब आप देखिए साइंस डायरेक्ट, स्कोपस, जेस्टर और शोध गंगा की हमने बात की, यहां से आप देख सकते हैं अपना रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वर्किंग चार्ट क्या हो आपका, ये एक नया शुरू किया हमने कि जो रिसर्च स्कॉलर होंगे उनको ये बना के लाना पड़ेगा। जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप शुरू करते हैं तो जिस चीज का रिव्यू आपने किया उसके लिए एक चार्ट आपको बनाना चाहिए। चार्ट में क्या होगा कि सबसे पहले तो उस जर्नल का नाम या बुक का डिटेल आपको यहां देनी है, सबसे पहले इस पे देनी है। टॉपिक क्या होगा वो आपको यहां बताना है। टॉपिक क्या था, मतलब आपने यदि कोई आर्टिकल किसी जर्नल से लिया है तो उसका टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है वहां पे उस आर्टिकल में, उस रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या है, डाटाबेस कहां से लिया उन्होंने, क्या लिया, मेथोडोलॉजी क्या काम में ली, आउटकम्स क्या रहे उनके रिजल्ट्स, और आपके क्या कमेंट्स हैं। कमेंट्स का मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपके टॉपिक से संबंधित क्या ऐसी चीजें हैं जो आप यहाँ पे इस रिसर्च से काम में ले सकते हैं, वो आप यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिख लें कि भाई मेथोडोलॉजी जो यहाँ यूज की है उन्होंने रैंडम सैंपलिंग की है, मैं भी रैंडम सैंपलिंग यहाँ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्या दिक्कतें आएंगी। ये एक रफ काम है, ये कोई फेयर नहीं है। आप 40, 50, 30 जितने भी रिव्यू करते हैं उनकी लिस्ट बना ले इसी तरह से, और जब ये लिस्ट तैयार हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं रिसर्च कैसे करने वाला हूँ, मेरे क्या मेथड्स होंगे, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, डाटाबेस कहां से लूंगा, मेरा आउटकम क्या निकल के आएगा और मेरी रिसर्च किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। ये एक मेहनत है जो आपको सबसे पहले करनी चाहिए। और अब जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर विद्यार्थी भेज रहे हैं जो अभी यूनिवर्सिटी ने मांगा है, तो आप कोशिश करें एक रफ होमवर्क इस तरह का करें, क्योंकि ये तो बड़ा दिक्कत होगी। दिक्कत ये होगी कि हम तो रिव्यू तो इधर से उठा के और इधर रख रहे थे, तो अब ये तो बड़ा काम दे दिया आपने। लेकिन साथियों, ये काम यदि आप कर लेंगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ रिसर्च में कितनी मेहनत विद्यार्थी करते हैं। थोड़ा सा बदलाव आ रहा है रिसर्च में भी। पहले हम कभी नहीं सुनते थे साइटेशन कैसे क्या करना है, प्लेगरिज्म क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे सब चीजें आ गई। आपका कोर्स वर्क कभी करने की जरूरत थी क्या, नहीं किया कभी,
अब करना पड़ रहा है। तो ये सारे बदलाव हैं। क्यों? मैं ये एक्सपीरियंस से बता रहे हैं हम कि आपका रिसर्च जीवन भर के लिए आपका पीछा नहीं छोड़ता। आपने जो काम कर दिया, आपने जो लिख दिया, वो अंत तक बोलेगा। आपने बुरा लिखा तो बुरा बोलेगा, अच्छा लिखा तो अच्छा बोलेगा। ये आपको तय करना है कि आपको कैसा करना है और क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस पे थोड़ी सी यदि हम चर्चा करें तो डोंट, सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए आपको, वो देखिए। जैसा मैंने पहले हालांकि बता दिया आपको कि आपको समरी ऑफ आर्टिकल्स एंड बुक्स अबाउट मेनी डिफरेंट टॉपिक्स नहीं करनी चाहिए। कि टॉपिक आपका रिसर्च प्रॉब्लम कुछ है, रिसर्च आपके ऑब्जेक्टिव्स कुछ हैं और आप सब कुछ रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लिख दिया आपने। टूरिज्म के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं लेकिन लिख पता नहीं क्या क्या रहे हैं। ऐसे आप नैरो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करें, आपके टॉपिक से संबंधित करें। ऐसा नहीं है कि आपके टॉपिक से संबंधित मटेरियल नहीं मिलेगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट रिसर्च प्रेजेंटेड क्रोनोलॉजिकली, ये नहीं करना कि 1991, 92, 93, 94, 95, 96, 2002, 2, 3, 4, 5, 6 और 2019, 20 और 21 तक क्या क्या किसने कह दिया, लिस्ट बना दी, एक रिपोर्ट दे दी। ये रिव्यू नहीं है, ऐसे नहीं करना आपको। ठीक है, सिर्फ लिस्ट नहीं बनानी, उसको रिव्यू करना है। ये रिव्यू है, ये लिस्ट नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। रिव्यू का मतलब है आपका क्या इनपुट है उसमें, आपके लिए क्या महत्व है वहां पे, ये ढूंढना है। यही तो करना है हमें, ढूंढना नहीं है क्या? तो ये ध्यान रखिए। डूज, क्या आपको करना चाहिए? सर्वे स्कॉलरली आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे हैं, बुक्स, जर्नल्स रेलेवेंट टू योर नैरो टॉपिक। ये बताया ना मैंने, नैरो यानी आपके कीवर्ड्स, आपके टॉपिक से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, उन्हीं का रिव्यू करना आपको, हर चीज का नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे तो क्या होता है कि पहले चैप्टर में कुछ पैराग्राफ या कुछ पेजेस होते हैं रिव्यू के, और आप इंटरनेशनल रिसर्च देखेंगे वहां पूरा एक चैप्टर होता है रिव्यू का, पूरा चैप्टर लिखा जाता है वहां पे एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर का। क्यों? क्योंकि वो सिनर्जी पैदा करता है, उन्होंने रियल में उस पूरे को किया है। हमारे यहाँ पे 10 पेज, 5 पेज, 3 पेज ऐसे रिव्यू करते हैं। कोशिश करें अच्छा रिव्यू हो आपका। प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन, ये देखिए बता रहा ना, समरी, क्रिटिकल इवेल्युएशन, क्रिटिकल कि उसमें क्या कमी रह गई, उसने जो मेथड यूज किया वो ठीक नहीं था, यहां मैं इसमें ये मेथड यूज करूंगा जो इम्प्रूव्ड है, ये आप बता सकते हैं। क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ ईच स्कॉलरली वर्क, प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट लिटरेचर पब्लिश ऑन योर टॉपिक। फिर वही आप उसका पूरा, आपको इसको करने के भी कई तरीके हैं कि आप कंपोजिशन या ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेंगे अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर का। नॉर्मली हम ईयर वाइज करते हैं, लेकिन इसके कई तरीके हैं। आप चाहें वैसा कर सकते हैं, आपको जैसा लगे, आपके सुपरवाइजर जैसा चाहें या आपसे जैसा डिस्कशन हो। ये ऑर्गेनाइजेशन है कि क्रोनोलॉजिकली जो हम नॉर्मली करते हैं, ईयर वाइज कर सकते हैं आप, लेकिन रिव्यू करना है। ईयर वाइज मैंने मना नहीं किया ईयर वाइज करने के लिए, लेकिन लिस्ट नहीं बनानी, सिर्फ रिव्यू करना है। पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑथर और स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ थॉट के आधार पे कर सकते हैं आप। कि पहले जैसे मैंने एक रिसर्च बच्चे से कराया तो वो टूरिज्म के ऊपर था, तो हमने पहले व्हाट इज टूरिज्म का रिव्यू किया, टूरिज्म क्या है। फिर टूरिज्म के टाइप्स हैं, कितने प्रकार के टूरिज्म हैं, किसने कौन सा टूरिज्म बताया, है ना। अलग अलग लोगों ने, किसी ने जियो टूरिज्म दिया, किसी ने इको टूरिज्म दिया, कब कब दिया वो किया। फिर आगे हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़े। ठीक है, मेथोडोलॉजी क्या यूज हो रही है, तो उसके ऊपर रिव्यू किया हमने कि किस व्यक्ति ने इस मेथोडोलॉजी को अच्छा बताया, किसने खराब बताया, कितना परसेंटेज इसका मतलब सक्सेस चांसेस हैं। तो ये सारे रिव्यू क्रम वाइज इस तरह से हम स्कूल ऑफ थॉट के आधार पर कर सकते हैं। फिर मेथड वाइज कर सकते हैं, आप किस तरह का मेथड आप काम में ले रहे हैं उससे भी रिव्यू कर सकते हैं। थीम वाइज, टॉपिक वाइज कर सकते हैं, आपका जो टॉपिक है उसके अलग अलग पार्ट्स के आधार पे भी कर सकते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ज्यादातर क्रोनोलॉजिकली किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेशनल जो रिसर्च होती है उसको हम अलग ले लेते हैं और इंटरनेशनल को अलग ले लेते हैं, वो भी एक
तरीका करते हैं साथी काफी लोग, तो क्रोनोलॉजिकली आप इसको ले सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में हम बात करना चाह रहे थे। साथियों, निश्चित रूप से काम रिव्यू का महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी भी है रिसर्च को करने के लिए। तो कोशिश करें कि आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर का काम है वो सीरियसली करें, ताकि आगे आपको बहुत आसानी हो जाए। जो समस्या आती है हमारे साथ, गाइड ढूंढता रहता है और हम मिलते ही नहीं है कई दिनों तक, कांटेक्ट ही नहीं करते हैं, फिर डरने लग जाते हैं 6 महीने बाद कि यार बात क्या करेंगे, क्या कहेंगे सर, मैडम क्या कहेंगी, कहाँ थे, क्या कर रहे थे। इनसे बचने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए और अपने अन्य कामों को भी साथ साथ करते रहने के लिए ये जरूरी है कि आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर अच्छा करें।